हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो बिजनेस लॉ का पार्ट 2 आपके लिए हाजिर है, जिसमें मैं बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे और नोट डाउन भी करते जाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस वॉटेवर जो भी होंगे, मैंने जो भी सेलेक्ट किया रखा है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। तो बहुत ध्यान से पूरे वीडियोस को देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स फीचर्स और ऑब्जेक्ट। क्यों बनाया गया था और ये है क्या? तो याद रखोगे, बचपन में भी आपने पढ़ रखा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था। कहता है कि कंज्यूमर इज अ किंग पिन। कंज्यूमर जो है किसी भी मार्केट के लिए किंग होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना एक मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका दायित्व तो बनता है कि उसको सेफ करे। बट क्योंकि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या करता है, कंज्यूमर्स को ही लूटने लगता है, उसको डोमिनेट करने लगता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल निकाला था इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ऐसा जो होने लगा था, उसके बाद गवर्नमेंट फेल्ट करती है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सच सेलर बाय द सच सेलर। जो सेलर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे कंज्यूमर्स को, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्टेड अ लॉ इन द ईयर 1986। 1986 को इन्होंने, याद रखोगे, 1986 को एक्ट लाया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, किस लिए? दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द कंज्यूमर राइट्स एंड द एस्टैब्लिश अ रिड्रेसल सिस्टम इन एक्सटेंड टू द कंसीलमेंट या कमिंसमेंट एंड द एप्लीकेशन। जो चीज बातें इनसे छिपाई जा रही थी, जो चीज नहीं बताई जा रही थी, या जो चीज गलत बताया जा रहा था, या इनको कोई धोखा दिया जा रहा था, इनको लूटा जा रहा था, उन सब के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल निकाला और उसका नाम रखा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? पहला, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। एक ऐसे सामान जो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, उसके लिए वो राइट्स आपको दिए गए, उसके लिए आपको अधिकार दिया गया। इसका उद्देश्य था, सबसे पहले आप कैसे पता लगाओगे कि आपके जीवन के लिए सेफ है या नहीं है। जैसे आप प्रेशर कुकर खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हो या गैस सिलेंडर खरीदते हो, उसमें देखोगे आईएसआई मार्क बनाया गया। तो गवर्नमेंट ने वो आईएसआई मार्क बना दिया और कंज्यूमर को बोल दिया कि तुम्हारे पास अधिकार है, अगर आईएसआई मार्क है तो भैया वो सामान खरीदो, अगर आईएसआई मार्क नहीं है मत खरीदो। किसी भी चीज में हर एक चीज का लोगो आप देखोगे, गोल्ड में लोगो बना दिया गया। अगर आपको हॉलमार्क दिखता है खरीदो, हॉलमार्क नहीं दिखता वो मतलब चोर है। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम लोगों को कोई भी सामान बेचना है, तुम मेरे पास आओ, मुझसे टेस्ट करवाओ, मेरे इंजीनियर्स, मेरे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उसको टेस्ट करेंगे। हॉलमार्क दे दिया गया मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट सही है। समझ में आ गया? और अगर ऐसा कुछ होता है नुकसान, मान लो मैंने गैस सिलेंडर खरीदा या मैंने कोई भी आइटम खरीदा आईएसआई मार्क का, अगर मुझे उससे कोई भी नुकसान होता है, अगर वो ब्लास्ट कर गया, कुछ भी हो गया, तो उसका सारा कंपनसेशन जो है वो कंपनी देगी, क्योंकि उसमें आईएसआई मार्क था। समझ में आ गया? और गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। दूसरा पॉइंट कहता है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द प्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। आपके पास अधिकार है कि आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए। हर एक पैकेट में देखोगे कंटेंट्स लिखा रहता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मिलाया गया है, उसकी क्वालिटी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, हर कुछ प्रिंट आपको पता लग जाना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दे रखा, अगर आप एज ए कंज्यूमर हो तो ये जान लो। तीसरा क्या है? द राइट टू बी एश्योर्ड whether the possible access to the variety of goods at the competitive prices। आप चाहो तो बहुत सारी चीजों को, ठीक है, देख भी सकते हो, अलग अलग तोल मोल भी कर सकते हो। आपको एमआरपी दिया गया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप उसमें तोल मोल भी कर सकते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आ वैरायटी ऑफ गुड्स, राइट टू सी आपने सुना ही होगा, राइट टू हेयर, राइट टू सी। आपके पास ये अधिकार है कि आप सामान देख सकते हो, वैरायटी ऑफ गुड्स देख सकते हो, उसमें तोल मोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, द राइट टू बी हेयर्ड एंड टू बी एश्योर्ड द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू टू द कंसिडरेशन। अगर आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ और उस पर क्लेम कर दो।
आपकी बातें सुनने का अधिकार है, आपको अधिकार है अपनी बातें सुनवाने का सेलर को। सेलर को आपकी बातें सुननी ही पड़ेगी। आप जो चीज मांग रहे हो आपको देना पड़ेगा, उस प्राइस पर देना पड़ेगा जो एक कन्वीनियंस प्राइस है। समझ में आ गया? आपको वो लूट नहीं सकता, और अगर लूटने की कोशिश कर रहा है या आपकी बातों को नहीं सुन रहा, जैसे गारंटी वारंटी दी गई है बट वो नहीं सुन रहा, तो आप उस पर केस कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट कहता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर आपको वो चलाना नहीं आता है तो उसके बारे में वो एजुकेट करेगा। ये आपके पास अधिकार है। आप उसको दुकानदार को कहो कि भैया मुझे सिखा के दो, और अगर वो सिखाने से मना करता है आप उस पर केस कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो ये सारे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैं, ये सारे आपके पास अधिकार हैं। इसको यहां पर बताया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, फटाफट इसको देख लोगे, इसके सारे फीचर्स देख लोगे, ये आने के चांसेस हैं। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको पढ़ लेने हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये आपको ध्यान से देख लेने हैं। ठीक है, कंसिडरेशन होता क्या है सर? तो सेक्शन 2 क्लॉज डी में इसको डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको ये लिखना ही है, सेक्शन 2 क्लॉज 2D याद रखोगे। ABCD मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है। ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। तो यहां कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing to promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence of the promise is called the consideration for the promise। अगर कोई इंसान किसी काम को करना चाहता है या किसी काम को नहीं करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी अमाउंट अगर आप पे करते हो तो उसको कंसिडरेशन कहा जाता है, समथिंग इन रिटर्न। या तो हम काम कर चुके हैं या तो नहीं कर चुके हैं, या तो हम कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर करने के लिए पैसा दिया जाता है, ये तो समझ में आ गया कि काम करो तुम्हें उसके बदले पैसे दिया जाएगा। काम नहीं करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। हाँ भाई हाँ, काम नहीं करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। सर कैसे, जरा समझाएंगे। याद रखोगे, मान लो कोई बाइकर्स आ रहा है पीछे से और मुझे वो उड़ा देता है, मेरी हड्डियां टूट जाती है, बट मैं बाइकर्स को जाते हुए पहचान लेता हूं, अच्छा ये फलाना और ढकाना है। समझ में आ गया? अब मैं हॉस्पिटल जाता हूं, वो दोनों फलाना ढकाना आते हैं मेरे पास, क्या लेकर? मिठाई का डब्बा लेकर, कि सर ये मिठाई का डब्बा है, बट उस मिठाई के डब्बे में मिठाई ना होकर क्या होते हैं? पैसे। और वो मुझे क्या कर बोलेंगे कि केस मत कीजिएगा, ये लीजिए सर पैसे, केस मत कीजिएगा। तो याद रखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें, ये तो इलीगल एक्टिविटीज हो गई, बट बिजनेस में बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज होती है, भैया तुम ये काम मत करो, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये काम दे देता हूं। जैसे मान लो कि मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूं, मैं आर्ट्स भी पढ़ा रहा हूं, सामने वाला भी टीचर आता है, वो आर्ट्स का टीचर है लेकिन साइंस आर्ट्स कॉमर्स वो भी पढ़ा रहा है, वो भी अपने फैकल्टीज रखा हुआ है, तो हमारे और उसके बीच दोनों में क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। तो मैंने एक दिन चाय पर बुलाया और उसको बोला कि सुनो भाई, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, तुम आर्ट्स पढ़ाते हो, एक काम करो मैं आर्ट्स छोड़ देता हूं, तुम कॉमर्स छोड़ दो, तो तुम ये काम मत करो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें ये देता हूं, तुम ये काम मत करो। ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अच्छा, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है सर कंसिडरेशन के लिए? नोट डाउन करें फटाफट। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के अकॉर्डिंग वो मूव कर सकता है। अगर कोई साइकिल वाला साइकिल रिपेयर कर रहा है तो वो उसकी बोली, वो जितना पैसा चाहे वो मांग सकता है या उस पर मूव कर सकता है। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब मैं कहूंगा, अब उसने मांग लिया 500 रुपए, मैं कहूंगा नहीं भैया 500 नहीं 400 दूंगा, ये मूव कर सकता है। या थर्ड पार्टी से मैंने बोला अच्छा आप तो ये हो ना, आप उससे जानते हो, वो उसका रिलेटिव निकल गया, मैंने उससे बात करवा दी, थर्ड पार्टी से भी मेरा पैसा कम हो गया, तो ये भी कहता है कि ये मूव हो सकता है। तीसरा कहता है कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। काम हो चुका था उसके लिए भी मैं पैसे दे दूंगा, आज काम हो रहा है उसके लिए भी मैं पैसे दूंगा, या काम करोगे तो भी मैं पैसे दूंगा। तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कंपिटेंट। ये रियल होना चाहिए और कंपिटेंट होना चाहिए कंपैरिजन टू दी अदर्स। इन द आई ऑफ लॉ इसका कोई वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी या इल्यूशन वाला हम लोग दे दिए, नहीं बोला था मैंने कि 10 करोड़ का मैं आशीर्वाद देता हूं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मस्ट बी रियल होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन को एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे 200 रुपए भी मिल गए, सपोज कीजिए कि मैं एज ए टीचर हूं, ठीक, मेरा एक बच्चा है, ठीक,
बच्चा इन द सेंस मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है। अब मुझे घर चाहिए, मैं गरीब आदमी जाता हूँ घर लेने के लिए, अब वो मेरा स्टूडेंट वहाँ मिल जाता है कि सर आप यहाँ कैसे, तो मैंने उसको सारी कहानियाँ बताई कि दो घर। अब वो मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ा देता है कि सर ले जाइए, आप फ्री में ले जाइए, लेकिन मुझे भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने बोला ऐसे नहीं ले जाऊंगा। तो वो प्रॉपर्टी का दाम जो था वो 5 लाख रुपए था। अब वो कहता है बंदा कि ठीक है सर एक काम कीजिए, आप मुझे 501 रुपए दे दीजिए। तो 501 रुपए में मुझे पूरी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। ये ट्रांसफर हो जाएगा, एडिक्वेट अमाउंट होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बातें? आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल नॉट अनलॉफुल। हमेशा जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे ये लीगल होना चाहिए। अनलीगल चीजें जैसे मैंने बताया था ना, पिस्टल, अफीम, गांजा, ये सब हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके बदले में। या मैं किसी को बोलूं कि आप उसको उसकी सुपारी दे रहा हूं, सुपारी समझते हो ना, इन द सेंस पान में खाली वाली सुपारी नहीं, उड़ाने वाली सुपारी। अगर मैं किसी की सुपारी दे रहा हूं उसके बदले, तो वो भी इलीगल एक्ट है, वो भी कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब कहता है देयर मस्ट बी अ सेपरेट कंसिडरेशन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कंसिडरेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसे दे दिए और सारे कॉन्ट्रैक्ट को उसी में मिला लोगे, नहीं। आप जब जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसका सेपरेट कंसिडरेशन आपको करना जरूरी है। समझ में आ गया? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है डिफाइन प्लेज। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। याद रखोगे प्लेज क्या होता है? प्लेज मतलब होता है बंधक, गिरवी। अगर हम कोई सामान गिरवी रखते हैं तो उसको हम लोग प्लेज का नाम देते हैं। इसमें पॉनर पॉनी के राइट्स एंड ड्यूटीज को बताया गया है। ठीक है। जैसे अब बैलीमेंट पढ़ रखा था, बैलीमेंट में क्या था? बेलर और बेली। वैसे ही प्लेज में है पॉनर और पॉनी। बैलीमेंट में क्या था? मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सामान दे रहा था, अपनी गाड़ी रखने के लिए दे रहा था, पार्किंग के लिए, या फिर मैंने कोई सामान दिया था, ये मेरा क्या था? बैलीमेंट था। बट अगर मैं उसको गिरवी रख दूं किसी के पास तो वो प्लेज हो जाएगा, बंधक हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें आप लोगों को पढ़ लेना है प्लेज, और इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। लमसम आपका जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सेम है, आप एक बार निकाल के भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा उसमें आराम से, आप उसको देखकर उसको कर सकते हो। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। तो प्लेज भी आपको देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको देख लेना है व्हाट इज कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशन एंड वारंटी आपको देख लेने हैं। सर कंडीशन क्या होता है? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। कोई भी चीज देखोगे उसके ऊपर स्टार बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। और वारंटी तो आप जानते ही हो कि अगर मैं आपको 10 दिन का, ये 2 महीने का या 2 साल का वारंटी देता हूं, अगर आपका ये सामान मोबाइल खराब हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा? रिपेयर करके आपको वापस कर दूंगा। तो आपको कंडीशन भी देख लेने हैं और इसको वारंटी भी देख लेना है। टर्म एंड कंडीशन का ही एक पार्ट होता है वारंटी। ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। नेक्स्ट आपको क्या देख लेना है? नेक्स्ट आपको देख लेना है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। इंडैमिनिटी मतलब होता है लॉस। लॉस जो भी हुआ उसको रिकवर करने के लिए इंडैमिनिटी। हाउ डज डिफर फ्रॉम गारंटी। ये गारंटी से किस प्रकार डिफर करता है, ये आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट रहता है व्हाट डू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या और इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे होगे, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस द प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक पेबल ईदर और ऑर्डर टू दी बियरर। सर इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनोगे। नेगोशिएबल का मतलब होता है इजी टू एक्सचेंज। अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, और उसके बदले कोई भी चीज इजी टू एक्सचेंज करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगोशिएबल। और इजी टू एक्सचेंज करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? आप लोगों को याद होगा या सुने भी होंगे, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, या जो भी हो गया, गिटार हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार। आपको ये मैंने जो बताया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक्सचेंज करने के लिए जो जो चीजें आती है, वहां आपको ध्वनि, आपको साउंड के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, वो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहां एक्सचेंज करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए जो भी चीजें आएगी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये बात समझ में आ गई? इसके लिए छोटी सी कहानी में बता देता हूं आप लोगों को कैसे आपको याद रखना है। मान लो कि मैं एक फ्रूट सेलर हूं, ठीक है, मैं फ्रूट्स बेचता हूं,
और ऑक्शन होता है ना, नीलामी होती है ना, मैं जा रहा था 2 लाख रुपए अपने बैग में लेकर फ्रूट्स खरीदने। मैंने बोला कि चलो भाई एप्पल्स खरीदते हैं, मैंने बोला कि चलो एप्पल को खरीदा जाए। मैं चला एप्पल खरीदने। अब जैसे ही मैं जाता हूं एप्पल को खरीदने के लिए, अब बीच रास्ते में मुझे क्या मिलता है, चाय वाला। अब मैं सोचता हूं कि चलो चाय पी ली जाए। मैंने इसको रखा और बैग सामने रखकर मैं चाय की चुस्कियां लेने लगा। 2 लाख रुपए मेरे बैग में है और मैं सोच रहा हूं कि मैं रेड रेड बहुत मस्त सारे एप्पल्स खरीद लूंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही मैं सोचता हूं कि मैं एप्पल्स खरीद लूंगा, चाय की चुस्कियां खत्म हुई। अब मैंने सोचा बैग उठाओ और चलो चलते हैं एप्पल। अब मैं देख रहा हूं बैग मेरा कहां गया। चाय की चुस्कियां तो खत्म हो गई, चाय भी खत्म हो गया और बैग भी खत्म हो गया, पैसे भी खत्म। अब मैं रोने लगा कि कैसे क्या करूं, अब मैं घर जाऊं या मैं एप्पल्स के ऑक्शन में जाऊं। तो मैंने बोला लास्टली अब घर जाकर करेंगे क्या, चलो एप्पल ही देख कर आ जाते हैं। मैं मायूस होकर चला गया एप्पल्स को देखने के लिए। अब वहां बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, रेड रेड एप्पल्स लगे हुए थे। अब मैंने बातें की कि भाई एप्पल्स कितने का है, ऑक्शन हो रहा था, होते हैं ना ऑक्शन करते हैं 1 2 3, जिसका हो गया वो चला गया। अब बोलियां बोलते बोलते मैंने एप्पल्स देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोली लगा दी और वो सारा मेरा हो गया। अब वो कहता है कि भाई लाओ 2 लाख रुपए और ये एप्पल्स ले जाओ। मैं रो रहा था। मैंने अपनी सारी कहानियां उसको बताई कि भाई सुनो ऐसे ऐसी मेरी घटनाएं हो गई मेरे साथ, मेरे पास एप्पल्स लेने के लिए पैसे नहीं है, मेरा 2 लाख रुपए चोरी हो गया। वो कहता कोई बात नहीं, हम इजी टू एक्सचेंज कर सकते हैं ना, आपको मुझ पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। आप एक काम करो, ये एप्पल्स ले जाओ लेकिन इसके बदले कुछ देते चलाओ। मैंने बोला क्या, बोला आप चेक भी दे सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे सकते हो, ड्राफ्ट भी दे सकते हो। मैंने बोला मेरे पास चेक है। तो कहता वो चेक ले जाओ। तो इजी टू एक्सचेंज, पैसे के बदले अगर हम कोई भी चीज, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ ही रखा होगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, अगर वो या फिर ड्राफ्ट, ये तीनों में से कोई भी चीज हम इजी टू एक्सचेंज करें उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और इसमें कोई भी डिफॉल्टर्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किस एक्ट में लिखा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। सारी चीजों को समझ में आ गया, तो यह है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपको इसको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेना है, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेना है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये आपको पढ़ लेना है। एग्रीमेंट और उसके टाइप्स मैंने बताया ही था, वो कर लेना है। व्हाट इज मीन बाय फ्री कंसेंट, एक पार्टीज व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री, कब फ्री वो नहीं होते, फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति, ये मैंने बताया था। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, इंडैमिनिटी हाउ डज डिफर फ्रॉम गारंटी, आपको ये कर लेना है। डिफाइन बैलेमेंट, बेलर और बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। डिफाइन प्लेज, What are the rights and duties of pawner and pawnee, आपको ये देख लेना है। What is condition, difference between condition and warranty, मैंने ये क्वेश्चन बताया है, आपको ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Unpaid seller, what is unpaid seller, what are the rights and duties of a unpaid seller against the goods sold, ये आपको देख लेना है। What do you mean by negotiable instrument, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। Explain essential elements, इसमें क्या क्या है आपको देख लेना है। What is partnership, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको ये देख लेना है। डिफाइन एजेंसी, ठीक है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, आपको ये देख लेने हैं। एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स फीचर्स, आपको ये देख लेना है। एंड द लास्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, आपको ये देख लेने हैं। समझ में आ गया। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने जो इसमें बताया था, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब भी देख सकते हो, इंजंक्शन देख सकते हो, ठीक है, वारंटी गारंटी हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे, या होल्डर इन ड्यू कोर्स ये शॉर्ट में पूछ दे। तो कुछ कुछ शॉर्ट चीजें हैं आप लोगों को शॉर्ट में भी देख लेनी चाहिए, या जो क्रॉसिंग चेक होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपको शॉर्ट में देख लेने हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर एजेंट कौन होते हैं, तो कहता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 182, कहता है द पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन इज एन एजेंट, ये डिफाइन किया गया है। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बदले में किसी तीसरे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बातों को, तो वो उसका एजेंट कहलाता है। बट ऑल्दो एवरी पर्सन हु एक्ट फॉर अनदर कैन नॉट बी एन एजेंट, लेकिन कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे के बदले में काम कर रहा तो एजेंट नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है, अ पर्सन कैन बी एजेंट ओनली व्हेन ही इज ऑथराइज्ड टू बी एक्ट
फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है। अगर उसने ऑथोरिटी दी है, ऑथोराइज कर रखा है कि भैया तुम किसी थर्ड पर्सन के सामने जाकर तुम मेरी बातों को रखो, तो वो एजेंट कहलाएगा। जैसे आपने एलआईसी के एजेंट को दे रखा है, एलआईसी कंपनी अपने लिए तय करती है एजेंट को कि भैया तुम मेरी बातों को किसी तीसरे इंसान के पास जाकर बताओ और उसको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाओ, ठीक है, मैं तुमको ऑथोरिटी देता हूं। कोई भी जाके एजेंट नहीं ना बन जाएगा, कोई भी जाके एलआईसी नहीं ना बेच रहा है, जिसको ऑथोरिटी दी गई है वही काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। और ये सारा प्रोसीजर एजेंसी कहलाती है, ठीक है। एजेंसी इज द रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट वेयर बाय वन पर्सन इज ऑथराइज टू एक्ट अनदर विद द थर्ड पार्टी। ये पूरा प्रोसीजर आपका एजेंसी कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको राइट्स देख लेने हैं, एजेंट के पास क्या क्या अधिकार है, उसके क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। आपको मैंने सारे क्वेश्चंस अभी कुछ देर पहले आप वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपने स्किप मारा है तो स्किप ना मारें, वीडियोस को देख लें। मैंने बीच में सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है और एक बार रिपीट भी कर दिया है वन बाय वन कि ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, आपको ये पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लो और आशा करते हैं कि इन सारे क्वेश्चन से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाला है, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लो। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आशा करते हैं हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।